गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जब हम बात कर रहे हैं यूनिट 8 की, जो कि मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो उसका जो अगला टॉपिक है वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा प्रतिमाएं व सम्मेलन। क्योंकि देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रतिमाएं यानी स्टेचू स्थापित किए गए हैं और बहुत सारे वैश्विक और राज्य स्तरीय सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से कुछ सम्मेलन स्पोर्ट्स के हैं जो मैं मध्य प्रदेश में खेल में आपको लेके पढ़ाऊंगा, और कुछ जो हैं वो आपके वैश्विक सम्मेलन हुए हैं जो अलग अलग प्रकार के हमारे संगठन हैं, यानी कि G20 सम्मेलन हुए थे, ब्रिक्स के कुछ सांस्कृतिक सम्मेलन हुए थे। ये सारे सम्मेलन जो हैं हम आज इस स्लाइड में कवर करेंगे। तो ये मेरा टॉपिक है आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, जिसमें प्रतिमाएं और सम्मेलन की मैं बात आज आपसे करूंगा। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए आगे की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रतिमाएं व सम्मेलन, यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं और जितने भी सम्मेलन हुए हैं वे सारे सम्मेलन और प्रतिमाएं आज हम इसमें देखेंगे। चलिए, सबसे पहले है स्टेचू ऑफ वननेस। इसको आप स्टार लगा देना, ये मेरे हिसाब से छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये इसकी चर्चा पूरे भारत देश में नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर हो रही है। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य, केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और केरल के कलादी के जन्म के बाद इन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। ठीक है, जो अलग अलग स्थानों पर हैं, जैसे श्रृंगेरी मठ जिसमें एक हम जानते हैं। तो 4 मठों की स्थापना के बाद इनको जो है वो एक जो सनातन धर्म थे, जो हमारा सनातन धर्म था, उनका एक तरीके से पुनर्संस्थापक माना जाता है इनको। तो स्टेचू ऑफ वननेस बनाया गया है। ये किसकी मूर्ति है? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है। आदि गुरु इनकी उपाधि है। आदि गुरु क्या है? ये इनकी उपाधि है। शंकराचार्य जी इनका नाम है। इसका अनावरण देखिए, एक होता है आधारशिला रखना, अनावरण, एक होता है उद्घाटन। ये अनावरण की बात की गई थी 21 सितंबर 2023, यानी कि 21 सितंबर 2023 को ये बनकर तैयार हो गई है। इसका अनावरण कर दिया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 108 फीट। 108 जो है वो हमारे यहाँ पर एक शुभ अंक माना जाता है। आपने देखा होगा जो सनातन धर्म है उसमें 108 की माला होती है, 108 बार नाम का जाप करते हैं, 108 बार नाम लिखा जाता है। तो 108 हमारे यहाँ जो है वो एक शुभ अंक माना जाता है। ठीक है, तो 108 फीट इसकी मूर्ति है। इसका स्थान है ओमकारेश्वर, मां अंधाता पर्वत, खंडवा में। तो कहां पर बनी है ये मूर्ति? ओंकारेश्वर में बनी है ये मूर्ति। कहां पर बनी है ये मूर्ति? ओंकारेश्वर में बनी है, और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं। या पूर्वी निमाड़ के साथ साथ इसको हम कहेंगे कि ये खंडवा में है। ठीक है, मंधाता इसका पुराना नाम है। और ओमकारेश्वर इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ओम का आकार है, ऊपर से देखने पर ये ओम के आकार का दिखाई देता है। भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग उसमें से एक ओमकारेश्वर में स्थित है। यहाँ पर इसी मान्यता है कि शिव पार्वती जो है वो रात्रि विश्राम ओमकारेश्वर में ही करते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, याद रखिएगा। शिल्पकार कौन है, मतलब किसने ये बनाई है? तो भगवान रामपुरे। देखिए कितना अच्छा संयोग है, स्टेचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की मूर्ति है और इसके शिल्पकार कौन है, डिजाइन किसने दी है? तो वो दी है भगवान रामपुरे। भगवान भी नाम आ रहा है और राम जी का भी नाम आ रहा है, तो ये याद रखने के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। विशेष क्या है? 12 वर्षीय बालक के रूप में प्रतिमा है। मतलब कि ये प्रतिमा जब वो शंकराचार्य बन गए थे तब की नहीं है, एक 12 वर्षीय बालक थे वो, उस रूप में यहाँ पर जो है वो इनको विराजमान किया गया है। ठीक है, इसमें एक बात और हम देख सकते हैं कि जैसे हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी राम जी जो हैं वो बाल्यावस्था में है। वहां पर किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, तभी तो उनको राम लला कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी 12 वर्षीय अवस्था में है। उसके बाद एक स्टेचू ऑफ वननेस, इसको स्टेचू ऑफ वननेस को एकात्म धाम कहा गया है। स्टेचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? आदि गुरु शंकराचार्य की। स्टेचू ऑफ वननेस नाम दिया गया 108 फीट की, और इसको एकात्म धाम दिया गया है नाम। ठीक है, स्टेचू ऑफ वननेस के परिसर को महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है। किस नाम से? अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है। ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है कि अद्वैत लोक कहाँ है? ओमकारेश्वर, खंडवा में।
शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। एक शंकर संग्रहालय यानी म्यूजियम स्थापित किया जाएगा और शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत संस्थान जो है वो भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आशुतोष गोवारिकर द्वारा आचार्य शंकर नाम से फिल्म का निर्माण किया जाएगा। आशुतोष गोवारिकर एक एक डायरेक्टर हैं। इनकी प्रमुख फिल्म थी जोधा अकबर, लगान, मोहनजोदाड़ो, ये इनकी क्या थी, प्रमुख फिल्में थी। ठीक है, तो वही एक आचार्य शंकर के नाम से एक और फिल्म निर्मित करेंगे। और वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया था। केदारनाथ ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, कहाँ आता है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उत्तराखंड में आता है केदारनाथ, वहां पर इन्हीं शंकराचार्य जी की 12 फीट की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। चलिए अगला है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो इंदौर में कहां पर स्थापित की जाएगी, इंदौर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अश्वरोही, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा, अश्वरोही यानी अश्व के ऊपर सवार, इस प्रतिमा को इंदौर में स्थापित किया जाएगा। यदि बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान जी की अश्वरोही प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये इंदौर में स्थापित की जाएगी। अब पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जो हम पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं कि मत चूके चौहान या पृथ्वीराज रासो के बारे में हम बात करते हैं, तो वहां पर हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करते हैं। इन्हीं को राय पिथौरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इन्हीं को राय पिथौरा कहा जाता था। ये वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ये भांजे थे तोमर वंश के। ठीक है, तो दिल्ली से भी इनका संबंध माना जाता है। फिर पृथ्वीराज चौहान की हम बात की जाएगी तो जब पृथ्वीराज रासो की हम बात करेंगे तो वहां पर इनके सारे युद्धों का वर्णन है। जब हम बात करते हैं इनकी तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, वो इनके पास मिलेगा आपको। और जब मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम बात करेंगे, जैसे इंदौर में प्रतिमा की बात कर रहे हैं, जब हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पर एक फैक्ट आपको और याद रखना होगा, वो है कि जो चंदेल शासक परमर्दी देव थे, उनके जो 2 प्रमुख सेनापति थे आहला और उदल, उनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ था, तभी वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला है आपका रानी दुर्गावती जी। ठीक है, रानी दुर्गावती जी, तो वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 52 फीट ऊंची प्रतिमा प्रस्तावित मदन महल संग्रहालय में स्थापित होगी। तो अब ये प्रतिमा कहां स्थापित होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे रानी दुर्गावती क्यों आईएमपी हो जाती हैं। पहली बात तो इनको वीरांगना कहा जाता है। और कभी भी याद रखिएगा, चाहे हम पद्म पुरस्कारों की बात करें या चाहे किसी भी राजनीतिक या राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की बात करें, जब भी कोई पुरस्कार किसी जनजाति व्यक्तित्व को मिलता है तो आपकी एग्जाम में वो प्रश्न विशेष रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजाति इलाकों वाला और जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये प्रश्न जरूर बनेगा। तो ये मदन महल, एक प्रश्न यहां से बनेगा। सबसे पहले तो ये कहां पर स्थापित की जाएगी, कितने फीट, 52 फीट ऊंची रानी दुर्गावती जी की, कहां, मदन महल। मदन महल आपको कहां पर मिलेगा, जबलपुर में। और मदन महल जो है ये पिंक रेलवे स्टेशन है एमपी का, मतलब यहां पर सभी काम करने वाली महिला स्टाफ ही आपको मिलेगा। ये पिंक रेलवे स्टेशन माना जाता है, आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अब हम जब दुर्गावती जी की बात करेंगे तो ये बरेला में इनकी समाधि है, ये भी आपको याद रखना है। आसफ खान से इनका युद्ध भी आपको याद रखना है। और जब हम बात करेंगे रानी दुर्गावती जी की, तो रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको रानी दुर्गावती जी के नाम पर याद रखना पड़ेगा। अगला है आपका शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब देखिए इनकी एक मूर्ति स्थापित हो रही है। तो सबसे पहले महान पर्यावरणविद, प्रश्न आपको 90% यहीं से मिलेगा कि अमृता देवी बिश्नोई जी का संबंध किससे है, पर्यावरणविद, पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरणविद थी है, शहीद का दर्जा दिया गया है। अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा इंदौर में, सेकंड प्रश्न यहां से बनेगा, इंदौर में अमृता देवी बिश्नोई पार्क। अमृता देवी बिश्नोई पार्क कहां पर होगा, इंदौर में होगा। 3 प्रश्न बन गए 2 लाइन से।
5 जून 2023 को स्थापित की गई थी। अब ये देखिए, पेड़ों को काटने के लिए आए हैं, लेकिन नर्मदा देवी बिश्नोई अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पेड़ से चिपकी हुई हैं। यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाली वीरांगना है ये शहीद अमृता देवी बिश्नोई। अब मैंने आपको 3 प्रश्न बताए, पर्यावरण से संबंधित हैं, इंदौर में प्रतिमा स्थापित हो रही है और अमृता देवी बिश्नोई पार्क में स्थापित हो रही है। एक प्रश्न और लीजिए, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। तो ये 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे इस स्लाइड से। अगला है आपका वराह प्रतिमा। वराह मतलब देखिए, इस प्रकार की जो प्रतिमा है, वराह अवतार की प्रतिमा आपको उदयगिरी में देखने को मिलती है, सबने पढ़ा है। तो मुंबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विदिशा की वराह प्रतिमा का चयन किया गया है। मतलब मुंबई में, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है और भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, मुंबई में आपका एक आयोजन हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का, और वहां पर हमारे विदिशा में कौन सी गुफाएं हैं? लिख लो, उदयगिरी की गुफाएं। वहां पर 5वें नंबर की गुफा में है वराह प्रतिमा। तो इसका अनावरण, इसको जो है वहां पर दिखाया जाएगा, इसलिए इसका चयन किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहां पर एक बात और लिखिए, उदयगिरी का नाम उदयगिरी क्यों पड़ा? तो राजा थे परमार वंश के भोज, उनका एक पोता था, वो था उदयादित्य के नाम से। तो उन्होंने जब विदिशा को विजिट किया था तो उनके नाम पर उन्होंने उदयगिरी नाम रखा गया था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला है आपका क्रांति सूर्य टंट्या मामा। ठीक है, अब देखिए मामा शब्द क्या होता है कि जनरली जो भील जनजाति है उसमें जो थोड़ा सा सम्मानित व्यक्ति होता है, बड़े व्यक्ति, आदर सहित शब्द के लिए मामा शब्द का प्रयोग ये लोग करते हैं, याद रखिएगा। तो क्रांति सूर्य टंट्या मामा के बलिदान दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर को, तो सबसे पहले एक प्रश्न ये बनता है, 99% यही से प्रश्न बनेगा जब भी बनेगा, कि बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, क्योंकि इनको यहीं पर पाताल पानी में फांसी दी गई थी। कहां पर? पाताल पानी में। तो 4 दिसंबर 2022 को इंदौर के भंवर कुआं चौराहा पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ पर एक थाना हुआ करता था, अब यहाँ पर टंट्या मामा जी की एक प्रतिमा लगा दी गई है। बलिदान दिवस 4 दिसंबर को। तो ये भी आपके लिए, इनको रॉबिनहुड किया कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों से ये लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। रॉबिनहुड कहते हैं इनको। राजा भोज, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में भोज उद्यान में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए राजा भोज किस वन से संबंधित है? परमार वन से संबंधित है। वाकपति मुंज जो थे वो इनके संस्थापक माने जाते हैं। फिर एक जो है एक मुंज सागर झील भी है, वो धार में आपको मिलेगी। इन्होंने काफी सारे साहित्यिक काम भी किए हैं। आर्य मंजूषी कल्प नाम की एक बुक भी लिखी है। इनकी जो रुचि थी वो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं हमारे, उसमें भी बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। और ये इनको कहा जा सकता है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जितनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, जितनी धार इनकी तलवार में थे उतनी ही इनकी कलम भी पैनी थी। ठीक है। अब एक चीज आपको और यहां पर याद रखनी है कि इन्होंने क्या क्या स्थापित किया है। इन्होंने एक सरस्वती मंदिर बनाया है। कहां पर? धार। इन्होंने भोजशाला बनाई है जहां पर सरस्वती जी की पूजा की जाती है। कहां पर? धार। उसके अलावा इन्होंने भोजपुर में शिवलिंग बनवाया है, जो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर शिवलिंग ये भी इन्होंने ही बनवाया है। और एक और अब लिख लो कि भोपाल का जो बड़ा तालाब है, जिसको हम भोज ताल के नाम से जानते हैं, वो भी इन्हीं का है। वहां पर इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है, तो वहीं की प्रतिमा है। ठीक है। ये सारा काम राजा भोज ने कहा है, इसीलिए इनके लिए इनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए कहावत चलती, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वो जो हसन गंगू था आपके इतिहास में, उसको लेकर ये कहावत कही गई है। अगला है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है ये? भारत रत्न है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा सागर में के अटल पार्क में स्थापित की गई है। प्रश्न 2 बनेंगे। अटल पार्क कहाँ है? सागर में। या अटल जी की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? सागर में। 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री रहे 3 बार। अविश्वास प्रस्ताव सरकार भी गई थी। एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पर अटल जी के नाम पर, कि सुशासन दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर।
इनका जो जन्मदिन है उनको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है अटल जी के नाम पर। अटल जी वही हैं जिन्होंने 98 में देश को परमाणु संपन्न बनाया था। शक्ति 98 के नाम से इन्होंने पोखरण राजस्थान में परमाणु का परीक्षण किया था सफलतापूर्वक, और अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी थी। उस समय अमेरिका ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन तब भी हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ी थी। ये अटल जी का कमाल था। अगला है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये देखिए, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की मूर्ति मंडला में लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? मंडला में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और इनके नाम पर जो है एक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। अगला है रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की सर्वाधिक ऊंची 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, और एक और की जाएगी। ये तो उनकी जो एक उनकी समाधि बनी हुई है वहां की है, और ये हमेशा यहाँ पर जो है एक लो जलती रहती है, कभी भी बुझती नहीं है। ठीक है, जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इनकी आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो सुनी होगी, बुंदेलो हर बोलो केमू, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वही झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका नाम था, लेकिन हाँ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म भी झांसी मान लिया जाता है, लेकिन ये वाराणसी की थी, बनारस की थी। मनु या झबीली इनका बचपन का नाम था। मणिकर्णिका नाम से इनको जाना जाता है। अगला है भगवान राम की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के गुना जिले में भगवान राम प्रतिमा की ऊंचाई 111 फीट रहेगी। तो कहां पर? गुना में बन रही है। कहां बन रही है? गुना में बन रही है 111 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा। अब अयोध्या में मंदिर बन रहा है रामलला का। अब यहां पर राम भगवान की बात आती है तो हमको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, राम राजा या राजा राम लोक, ये बन रहा है ओरछा में, क्योंकि ओरछा में ही राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, वो फिर जब कहानी में बताऊंगा आपको, तो मधुकर शाह वाली वो पूरी कहानी में आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे कि क्यों, कहां से लाए गए, क्यों सलामी दी जाती है, क्यों राजा माना जाता है। दूसरे हम बात करेंगे, एक राम वन गमन लोक भी बन रहा है, ये चित्रकूट। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, भगवान राम। अगला है राजा हृदय शाह लोधी, नरसिंहपुर में। कहां पर बन रही है? जहां जहां मैं आपको रेड डॉट बता रहा हूं, प्रश्न वहीं से बनेगा अगर यहां से प्रश्न बनता है इन प्रतिमाओं से। तो नरसिंहपुर में 1842 की बुंदेला क्रांति के महानायक राजा हृदय शाह लोधी की अष्ट धातु से बनी 11 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नरसिंहपुर में स्थापित की जाएगी। 1842 में बुंदेला क्रांति के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। अमर शहीद हेमू कालानी, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा भोपाल में कहां पर स्थापित होगी? ये प्रश्न बनेगा। भोपाल में मनु आभान टेकरी पर लगाई जाएगी। ये इनका पोर्ट्रेट देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि प्रमुख सम्मेलन। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख सम्मेलन हुए, जैसे 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी एमपी में। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब लौटे थे? वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस मना के किसी देश को साझेदार देश मनाते हैं, और भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को जो सर्वोच्च पदों पर दूसरे देशों में आसीन होता है, जिसका मान सम्मान होता है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, ताकि उनको हम इस देश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों से जोड़ कर रखें। 8 से 10 जनवरी 2023, स्थान इंदौर। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, वैसे ये 7 से 9 होता है। ठीक है, जनवरी, ये भी याद रखिएगा। तो ये स्थान इंदौर है। थीम इसकी क्या थी? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। अतिथि थे जनेटा मैस्करहेनस, संसद सदस्य हैं ये ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर विजिट की थी। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये गयाना के राष्ट्रपति। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये गयाना के राष्ट्रपति थे।
विशेष सम्मानित अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल विदेशी मेहमानों के लिए थीम थी पधारो मारा घर। ठीक है, ये इनके लिए एक क्या थी, समिट थी, याद रखिएगा। अगला है छठवां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये 11 से 12 जनवरी 2023, ये भी इंदौर में हुआ। ये तो हमेशा इंदौर में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब छठी की बात कर रहे हैं तो 6 बार इंदौर स्वच्छता में प्रथम भी आ चुका है। थीम क्या थी इसकी, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है, मतलब वी आर रेडी फॉर फ्यूचर। ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट इन अवर स्टेट एंड यू विल गेट एडवांटेज एंड वी विल ऑल्सो गेट एडवांटेज, तो वी आर रेडी फॉर फ्यूचर। मांडू उत्सव, इस महोत्सव का शुभारंभ भील जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य भगोरिया के साथ हुआ। मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, मांडू में मनाया जाएगा, धार जिले में पड़ता है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी के लिए फेमस है। जहाज महल, हिंडोला महल, हुजंग शाह का मकबरा, जो कि ताजमहल की पूर्ववर्ती इमारत माना जाता है, क्योंकि ताजमहल से पहले बनने वाली इमारत है जो आपके सफेद मार्बल से बनी थी। और ताजमहल का वास्तुकार जिसको माना जाता है अहमद लाहौरी, वो वहां पर विजिट करके गया था, तब उसने ताजमहल की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये सब मांडू में। और मांडू उत्सव की शुरुआत किससे हुई है, भगोरिया नृत्य से। किससे हुई है, भगोरिया नृत्य से, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला है आपका हलमा अभियान 2023, झाबुआ जिले में हुआ है, शिव गंगा संस्था के द्वारा। यह भील जनजाति की परंपरा है। हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिकली जल संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। हलमा का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है सामूहिक श्रम। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है भील जनजाति की, कि यदि भील जनजाति में कोई व्यक्ति अगर किसी दुख में है तो सभी लोग आकर सामूहिक रूप से श्रम करके उसे उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि झाबुआ में एक हाथी पावा नाम की पहाड़ी है, वहां पर सभी आते हैं अपना श्रमदान करने के लिए और गड्ढे खोद देते हैं। तो जो बारिश का पानी है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है, तो वाटर लेवल अच्छा हो चुका है, वाटर कंजर्वेशन हो चुका है। अब इस अभियान के बाद क्या हुआ है कि IIT, IIM और वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख इस अभियान में आते हैं और यहां से सीख कर जा रहे हैं कि ये किस प्रकार काम कर रहे हैं जनजाति वाले व्यक्तित्व। तो ये हलमा अभियान है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, इसका नाम पहले था राज्य योजना मंडल, ये था 1972 में बना था। और ये कब बना था, इस समय हमारे CM थे प्रकाश चंद्र सेठी, तब ये बना था, याद रखिए। उसके बाद इसका नाम राज्य योजना आयोग हो गया 2007 में, ठीक है, क्या हो गया, राज्य योजना आयोग। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग हो गया 2020 में, क्योंकि मोदी जी क्या ले आए थे, नीति आयोग ले आए थे योजना आयोग के नाम पर। ये इसका राजपत्र है जो मैंने आपको बताया। और बाद में मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बाद 28 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग विलोपित कर दिया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश भवन, ठीक है, मध्य प्रदेश भवन, ये चाणक्यपुर क्षेत्र दिल्ली में बनाया गया है। लोकार्पण 1 फरवरी 2023 को किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के जो डेलीगेट आते हैं, यहां तक कि आप जो छात्र, जो अभ्यर्थी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप दिल्ली किसी इंटरव्यू के लिए, किसी परीक्षा के लिए जाते हो, तो आप भी इसमें रुक सकते हैं। इसी घोषणा के साथ इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में। अब यहाँ चाणक्यपुरी क्षेत्र क्यों IMP हो जाता है, चाणक्यपुरी क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां सभी देशों के दूतावास आपको मिलेंगे। सभी देशों के दूतावास आपको दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में ही मिलेंगे, याद रखिएगा। अगला है चंद्रयान 3 मिशन। अब ये क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बनाया किसने, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई, ठीक है, वर्तमान में बेंगलोर में। लेकिन MP के लिए क्यों प्रमुख हो जाता है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 मिशन इन्होंने लॉन्च किया था, जो हमने तिरंगा फहराया चांद के दक्षिण इलाके पर, सदन
इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में बुरहानपुर, जिसको क्या कहा जाता है, खानदेश या गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं इसको, शहर के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल कहाँ के थे, बुरहानपुर की, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चंद्रयान 3 में वैज्ञानिक दिनेश अग्रवाल ने लैंडर सेंसर तैयार किया था। जो लैंडर है, विक्रम लैंडर, उसका सेंसर जो है वो दिनेश अग्रवाल जी ने तैयार किया था। अन्य वैज्ञानिक कौन कौन है, महेंद्र ठाकरे बालाघाट से रिलेटेड हैं, ओम पांडे सतना से हैं, डॉक्टर नीरज सत्य खरगोन से हैं। ये भी हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये सारे एमपी से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा के लिहाज से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि देश को गौरवान्वित करने वाला जो पल था उसमें हमारे एमपी के इन जाबाजों ने भी योगदान दिया था। 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन आयोजन हुआ 3 से 5 मार्च 2023 को। स्थान भोपाल में। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और प्रथम अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2012 में सांची रायसेन में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की बात है कि भारत विश्व में हमेशा 2 प्रकार के संदेश देता है। पहला, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और दूसरा, समानता और भ्रातृत्व की भावना। भले कहा जाए कि भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिया है, लेकिन हम आदि अनादि काल में चलेंगे तो सनातन धर्म में हमने ही समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, मातृत्व, सारी बातें जो हैं वो सनातन धर्म से ही कहीं ना कहीं आपको निकली हुई दिखेंगी। तो पहला जो हुआ था सांची रायसेन में हुआ था, इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे आए थे। श्रीलंका के राजपक्षे जी आए थे। और अभी ये हुआ 7वां भोपाल में हुआ था। मतलब शांति और सुरक्षा के पक्षधर हम हैं, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, जैसे 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ, मैंने बताया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ, मैंने बताया आपको। जल महोत्सव, अब देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, जल महोत्सव कहां पर मनाया गया, उज्जैन में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां हुई, इंदौर में। G20 के कृषि कार्यकारी समूह की बैठक, ये याद रखना, कभी सांस्कृतिक पूछेगा कभी कृषि पूछेगा। इनकी बैठक इंदौर में हुई। पहली G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में। अब देखिए G20 दोनों में आया, कृषि इंदौर, सांस्कृतिक खजुराहो, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन भोपाल। चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह बैठक खजुराहो। 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर। अब प्रमुख समारोह महोत्सव वही 98वां तानसेन समारोह कहां होता है, ग्वालियर। 7वां हनुमंतिया जल महोत्सव खंडवा। अब देखिए जल महोत्सव हमारे यहाँ कहां होता है, हनुमंतिया। और हनुमंतिया को क्या कहा जाता है, गोवा ऑफ MP, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय वन मेला भोपाल। ध्रुपद समारोह ग्वालियर। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता था लेकिन इस बार ग्वालियर में हुआ। कालिदास समारोह उज्जैन। 29वां निमाड़ उत्सव संत सिंगा जी की समाधि स्थली खंडवा। नदी महोत्सव भोपाल। 49वां खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो छतरपुर में हुआ, 1976 से चलता है और फरवरी में होता है, याद रखिएगा। और 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। मालवा उत्सव इंदौर, अच्छा याद रखिएगा मालवा उत्सव इंदौर में भी होता है, उज्जैन में भी होता है और मांडू में भी होता है, लेकिन अभी इंदौर में हुआ है, ये प्रश्न बनता है। 33वां लोकरंग समारोह भोपाल में हुआ। मांडू उत्सव मांडू में हुआ। जैविक महोत्सव इंदौर में हुआ, ये जैविक खेती से रिलेटेड है और जैविक खेती की पहली कार्यान्वयन इकाई भी इंदौर में ही लगी थी। भगोरिया उत्सव दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, ये धार में भी लगेगा, झाबुआ में भी लगेगा, अलीराजपुर में भी लगेगा, बड़वानी में भी लगेगा। विक्रमोत्सव उज्जैन, क्योंकि विक्रमादित्य की नगरी मानी जाती है। राष्ट्रीय खादी उत्सव भोपाल। 6वां हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव इंदौर और भोपाल में हुआ। 8वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में हुआ था, ठीक है। मड़ई जनजाति नृत्य उत्सव, मड़ई जीव रेंज भी है, आपने देखा होगा, ये बैतूल में हुआ। हाथी महोत्सव, ये प्रश्न बनता है, हाथी महोत्सव बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में मनाया गया। आदि उत्सव रामनगर मंडला में मनाया गया।
कोल जनजाति उत्सव सतना में मनाया गया, प्रश्न बनेगा। उम्मेश और उत्कर्ष उत्सव भोपाल में मनाया गया। आनंद महोत्सव संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया गया, ठीक है, खुशी की लहर। बादल राग महोत्सव भारत भवन भोपाल में बनाया गया। भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 13 फरवरी को हुई थी, याद रखना। इसके अलग अलग वागार्थ, अनहद, इस प्रकार से इसके अलग अलग भाग भी हैं। तो ये था आज की क्लास। इसमें आज हमने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश में प्रमुख प्रतिमाएं कहाँ थी, किसकी थी, उनके क्या योगदान थे और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मेलन कब हुए, क्या थीम रही और कहाँ हुए, और अगर कोई अलग से हुआ है तो वो भी मैंने आपको इसमें डाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे एमपी के साथ साथ मैं आपके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी कवर करूंगा, जो कि इसी प्रकार की क्लासेस में कवर होगा। तो बने रहिएगा निर्माण आइए के साथ। इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।